Welcome back, old book academy. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आपका स्वागत है आपके ओल्ड बुक अकेड चैनल में। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे फ्यूचर की आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में। इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट मैंने जो पॉइंट्स हैं उनको कवर अप किया है, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपके प्रिपरेशंस के लिए। आप किसी भी स्टेट से हैं, अगर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी। और इस वीडियो में मेरे साथ लास्ट तक बने रहें और उसको देखते रहें। हम आज बात करने वाले हैं जीन पियाजे के बारे में। जैसे कि जीन पियाजे के बारे में आप जानते हैं कि ये स्विस साइकोलॉजिस्ट हैं और स्विट्ज़रलैंड के रहने वाले थे और उन्होंने अपने ही बच्चों पे प्रयोग किया था। 3 बच्चे थे जिन पे इन्होंने प्रयोग किया था और उसके बाद ही इन्होंने अपनी एक थ्योरी दी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में। संज्ञान जो है हमारा कॉग्निटिव है, किस प्रकार से काम करता है, क्या ये होता है, तो इसके बारे में इन्होंने बहुत अच्छे डिटेल में बताया है। तो हम आज बात कर लेते हैं इनकी थ्योरी में। सबसे पहले हम जानेंगे पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। यहाँ पर इन्होंने 2 प्रकार में बताया है कि सबसे पहले तो कॉग्निटिव प्रोसेस क्या क्या है और दूसरी बात है स्टेजेस के बारे में आप मोस्टली जानते हैं और पढ़ाते भी हैं, आपने देखा भी है। तो स्टेजेस क्या हैं और हम यहाँ पर जानेंगे कॉग्निटिव प्रोसेस क्या है। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं इसमें से कॉग्निटिव प्रोसेस से पूछे जाते हैं और स्टेजेस दोनों से पूछे जाते हैं। लेकिन जो स्कीमा है, एसिमिलेशन है, एकोमोडेशन है, इक्विलिब्रेशन है, ये जो है चारों, इनसे क्वेश्चन बहुत ही घुमा के पूछे जाते हैं, लेकिन बच्चों को ये समझ में नहीं आ पाता है। तो इसको मैंने आज बहुत ही अच्छे वे में समझाऊंगा जिससे कि आपको कभी नहीं भूल सकेंगे ये। और ये जो वीडियो है ये फर्स्ट पार्ट है इस वीडियो का, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो इसलिए मैंने सिर्फ आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं सिर्फ कॉग्निटिव प्रोसेस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और जो स्टेजेस हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। कॉग्निटिव प्रोसेस, स्कीमा, एसिमिलेशन और अकोमोडेशन, इक्विलिब्रेशन, इनको हम जानेंगे डिटेल में। आप ये पिक्चर देख रहे हैं, ये आप जानते हैं जीन पियाजे हैं स्विट्जरलैंड के। सबसे पहले हम बात करने वाले स्कीमा। स्कीमा होता क्या है? आपने वर्ड सुना होगा या नहीं सुना होगा। जब एग्जाम में हमारे सामने अगर स्कीमा वर्ड आ जाता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्कीमा है क्या। लास्ट टाइम एक क्वेश्चन भी आया था कि स्कीमा का, ओनली स्कीमा के बारे में पूछा था उन्होंने, तो लोग कंफ्यूज भी थे। वो कुछ लोगों ने करा भी होगा सही, क्योंकि जो लोग जानते हैं तो वो तो आराम से क्वेश्चन को कर लेते हैं। लेकिन हम यहाँ पर बात करेंगे कि स्कीमा होता क्या है, इसको जान लेते हैं। तो सबसे पहले सिंपल वे में समझते हैं स्कीमास क्या होता है। बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ नॉलेज, किसी भी ज्ञान का जो हमारे पास भंडार है उसे ही हम स्कीमा कह रहे हैं। अब स्कीमा और स्कीम बहुवचन हो और एक वचन हो, उसी प्रकार से प्लूरल और सिंगुलर फॉर्म में हम इनको बात करते हैं। जैसे स्कीमा सेट ऑफ नॉलेज, अ ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन। इसमें बहुत सारे नॉलेज के सेट होंगे या ग्रुप होंगे तो हम उसे स्कीमा कहते हैं। लेकिन जहाँ स्कीम बोला जाएगा अ सिंगल इंफॉर्मेशन, वहाँ पर एक सिंगल इंफॉर्मेशन होगी, एक सिंगल जानकारी की बात करेंगे। मेंटल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्कीमा। हमारे ब्रेन के अंदर मेंटल स्ट्रक्चर होता है, उसको हम कहते हैं स्कीमा। सबसे अच्छी बात एक और भी है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात भी है। हाउ मैनी स्कीमा ड्यूरिंग बर्थ टाइम इन चार। देखिए, जब बच्चा जन्म लेता है तो उस समय में उसके अंदर कितने स्कीमा पाए जाते हैं? तो मेनली 4 स्कीमा पाए जाते हैं। एक सी, एक रीच, ग्राफ या होल्ड कह सकते हैं, और सकिंग। तो इसका भी एक क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभी पूछ लेता है कि बच्चे में कितने स्कीमा है। मतलब डायरेक्टली तो नहीं पूछेगा, घुमा फिरा के पूछेगा, लेकिन आपको अगर पता है तो आप उसको बता देंगे कि देखना, पहुंचना, पकड़ना, चूसना, ये जो बच्चा होता है न्यूबॉर्न बेबी, उसमें नॉर्मली ही पैदाइशी ही पाए जाते हैं। अब बात करते हैं हम स्कीमा होता क्या है। काफी इसको हमने डिटेल में समझा है यहाँ पर। अब यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं डेफिनेशन की तरफ कि schema is our understanding of concept, the network of knowledge and understanding in our mind we have related to an idea. Sometimes our schemas can be applied to new situation and sometimes our schema are not sufficient for a new situation. कभी कभी क्या होता है, सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि स्कीमा हमारा जो है नॉलेज है, नॉलेज हमको स्कीमा कह रहे हैं। और सेट ऑफ नॉलेज या बहुत सारे हमारे दिमाग में क्या होते हैं, स्कीमा पाए जाते हैं। लेकिन जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें सिर्फ 4 होते हैं। अगर बात करते हैं हम बच्चे की या थोड़े से ऊपर, उससे जो छोटा बच्चा है उससे थोड़ा ऊपर के बच्चे की बात करते हैं, तो यहाँ पर देखिए अगर कोई भी हम काम करते हैं तो हमारे पास प्रीवियस नॉलेज होती है तो उसको हम यूज़ करते हैं। लेकिन जब हम
कोई काम करते हैं और उसमें वो नॉलेज यूज नहीं हो रही है, यानी उस नॉलेज से काम नहीं बनना है, फिर हम क्या करते हैं, कुछ और सर्च करते हैं, हम उसको कुछ मॉडिफाई करते हैं और तब हम उसको, उस ऑब्जेक्ट को, पर्टिकुलर काम को हम डन कर पाते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या करा, उसमें कुछ न्यू ऐड कर दिया। तो क्या हुआ कि schema can be applied to new situation and sometimes our schemas are not sufficient for any situation। मतलब कभी कभी तो जो हमारी सिचुएशन है, कोई भी सिचुएशन हो सकती है, तो उसमें जो स्कीमा है, यानी स्कीमा मैं जो कह रहा हूँ, बार बार आप उसको कंफ्यूज ना हो, नॉलेज को कह रहा हूँ यानी ज्ञान को कह रहा हूँ, तो वो उस समय सफिशिएंट है। बट जब हम किसी काम को कर रहे हैं और उसमें कुछ नया हम कर रहे हैं, कोई डिफरेंट हो गया, हमारा जो वातावरण में डिफरेंट अगर ऑब्जेक्ट है, डिफरेंट हमें टास्क मिल गया, तो हम वहाँ पर वो जो हमारी प्रीवियस स्कीमा है उसको यूज नहीं कर पा रहे, तो वहाँ पर क्या हो रहा है, वो सफिशिएंट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, वहाँ अडेप्टेशन को अपनाकर उसमें कुछ नया ऐड करेंगे, मॉडिफाई करेंगे, तब हम जाके वहाँ पर वो अपना जो नॉलेज है उसको यूज कर पाएंगे और वो काम को हम कर पाएंगे। जीन पियाजे ने बताया था अडेप्टेशन प्रोसेस, कि अडेप्टेशन हमारे अंदर कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, अडेप्टेशंस दो प्रकार से होते हैं, एक तो एसिमिलेशन हो गया और एक एकोमोडेशन हो गया। एसिमिलेशन क्या होता है, एसिमिलेशन को जो हिंदी में बोलते हैं वो कहते हैं आत्मसातकरण करना, मतलब हम उसमें आत्मसातकरण कर रहे हैं। दूसरा जो एकोमोडेशन है उसे हम बोल रहे हैं समायोजन। तो देखिए, एकोमोडेशन को हम जानते हैं पहले क्या होता है, विच इज यूजिंग एन एग्जिस्टिंग स्कीमा टू डील विद अ न्यू ऑब्जेक्ट और सिचुएशन। एसिमिलेशन में हम क्या करते हैं, जो एग्जिस्टिंग हमारी स्कीमा है, यानी जो प्रीवियस नॉलेज है एंड प्लस न्यू नॉलेज, हम उसको ऐड कर देते हैं। यानी जो हमारे पास पहले कुछ ज्ञान था और हमने उस दूसरा जो हम काम करने जा रहे हैं उसमें कुछ न्यू ऐड कर लिया, तो वो हो गया हमारा एसिमिलेशन, यानी आत्मसातकरण कर लिया, इसमें आत्मसात हो गया। अब हम बात करेंगे एकोमोडेशन। एकोमोडेशन क्या होता है, एकोमोडेशन यानी समायोजन। समायोजन क्या होता है, दिस हैपन व्हेन द एग्जिस्टिंग स्कीमा, ब्रैकेट में लिखा हुआ है नॉलेज भी, डज नॉट वर्क एंड नीड टू बी अ चेंज टू डील विद अ न्यू ऑब्जेक्ट और सिचुएशन। यहाँ पर साफ साफ कह रहा है कि एकोमोडेशन, जब हमें कोई वर्क करने के लिए जो हमारे पास एग्जिस्टिंग यानी पहले की जो नॉलेज है, प्रीवियस नॉलेज है, बट वो उस समय काम नहीं कर पा रही है, उस समय वो इनफ नहीं है, तो हमें कुछ न्यू चेंज की जरूरत है, कुछ न्यू ऐड करने की जरूरत है, कुछ मॉडिफाई करने की जरूरत है। तो उस ऑब्जेक्ट को करने को या उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए तो हम क्या करेंगे, वहां पर जब हम कुछ नया ऐड करके और या मॉडिफाई करेंगे और फिर उस ऑब्जेक्ट को या पर्टिकुलर सिचुएशन को हम क्या कर पाएंगे, डन कर पाएंगे, तो तब हम वहां पर क्या बोलेंगे, एकोमोडेशन बोलेंगे। अब इक्विलिब्रेशन क्या होता है, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन के बीच में तालमेल बिल्कुल बैठा के, और जब तालमेल बैठ जाता है तो जो वो संतुलन की स्थिति आती है उसे हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो वी ऑल ट्राई टू मेंटेन इक्विलिब्रियम, इट गिव अस अ सेंस ऑफ बीइंग एबल टू कॉपी विद द वर्ल्ड। व्हेन एन experience does not match our understanding, we experience distress in our disequilibrium. This distress drives us to adapt. Either we adapt our understanding accommodation or we adapt our experience assimilation. यहाँ पर भी बात सिर्फ वही की गई है कि जब हम कोई भी काम कर रहे हैं और उसमें हमें कुछ नया जोड़ने की जरूरत पड़ रही है, तो वो तो हमारा एसिमिलेशन कहलाता है। और जब हम कुछ मॉडिफाई करते हैं, न्यू में कुछ मॉडिफाई कर रहे हैं, जो नॉलेज है हमारे पास उसके बाद न्यू प्लस मॉडिफाई कर दिया, तो हम एकोमोडेशन कहलाता है। यहाँ पर एक डायग्राम देख रहे हैं नीचे के साइड, एसिमिलेशन है, इक्विलिब्रियम है, और फिर न्यू सिचुएशन, और फिर डिसइक्विलिब्रियम, फिर एकोमोडेशन। सपोज मैंने कोई वर्क करने के लिए मैं कहीं जा रहा हूँ, मैं रास्ते में कहीं जा रहा हूँ, और जब क्या हुआ कि मुझे पहले से पता है कि ये रास्ता सीधा पर्टिकुलर प्लेस पे जाता है, लेकिन क्या हुआ कि वहां जाने के लिए मैंने न्यू रास्ता शॉर्टकट अपना लिया, ठीक है, तो मैं वहां तक पहुंच गया, तो ये तो हुआ मैंने कुछ न्यू ऐड कर दिया। सपोज नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ एकोमोडेशन में, कि मुझे पता था कि ये रास्ता वहां तक जाता है, लेकिन क्या हुआ, किन्हीं कारणों से वहां पर रोड पे काम चल रहा है और मैं जब गया तो देखा रास्ता बंद है आगे, अब मैं आगे नहीं जा सकता। तो अब मैं क्या करूंगा, मेरा जो काम है या जो मैं वहां पर फंस गया हूँ कि अब मैं कैसे जाऊं, पर्टिकुलर प्लेस है जहाँ पे मुझे जाना है, तो वहां जाने के लिए अब मैं क्या करूंगा, कुछ मॉडिफाई करूंगा अपने दिमाग में, अपने जो रूट को जाने के लिए कुछ सर्च करूंगा कि भाई मुझे किसी ऐसे रूट से जहां पर मैं पर्टिकुलर प्लेस पे जहां मुझे जाना है वहां पहुंच जाऊं, तो मैं कुछ न्यू ऐड करूंगा और उसमें मॉडिफाई भी कर रहा हूं। तो साथ में ये जो तीनों काम हो रहे हैं तो उसे एकोमोडेशन कहते हैं।
बच्चा भी इसी प्रकार से अपने नॉलेज को अपग्रेड करता रहता है। इसको हम और सिंपल वे में समझते हैं। देखिए एक पिक्चर देख रहे हैं, इस जगह पर क्या है कि एक लड़का क्या देखता है, एरोप्लेन। अब देखिए यहाँ पर बोलता है क्या, बॉय सॉ एन एरोप्लेन्स एंड फ्रॉम एग्जिस्टिंग स्कीमा ही कॉल्ड वर्ड, दिस इज कॉल्ड एसिमुलेशन। बच्चे ने क्या देखा कि भाई एरोप्लेन जो है वो आसमान में जा रहा है। अब जबकि उसके पास पहले से उसे पता है कि भाई आकाश में तो चिड़िया उड़ती है केवल, तो उसने उसे क्या बोला, अरे ये भी चिड़िया है। तो उसने उसके साथ क्या इसे मर्ज कर दिया, जोड़ दिया इस नॉलेज को, नई नॉलेज को, तो वो तो हो गया एसिमुलेशन। और उसकी मदर उसे बताती है, मदर टोल्ड हिम इट इज एन एरोप्लेन एंड पीपल ट्रेवल इन इट एंड इट नॉन लिविंग थिंग्स। उसने बताया नहीं ये क्या है, एरोप्लेन है, यानी जो व्यक्ति हैं वो लोग इसके अंदर सवारी करते हैं और ये नॉन लिविंग है। तो उसने कहा अच्छा ये तो कुछ नया है। लेकिन अब उसके बाद क्या हो, उसको बच्चे ने क्या अपने अंदर एकोमोडेशन किया, ये समझने की बात है। विद द हेल्प ऑफ न्यू स्कीमा, अब जो स्कीमा, जो न्यू स्कीमा मिला, दैट मीन नॉलेज, यानी ज्ञान, जो उसे नया ज्ञान मिला। नाउ बॉय केम टू नो द डिफरेंस ऑफ वर्ड एंड एरोप्लेन। अब उसमें सबसे पहले तो उसे ये समझना है कि वर्ड अलग होता है और एरोप्लेन अलग होता है। नाउ ही कैन करेक्टली रिकॉग्नाइज इट कॉल्ड एकोमोडेशन। अब उसने अपने आप को करेक्ट किया, जो मैंने देखा वो एरोप्लेन था, उड़ता वो भी है, और जो चिड़िया होती है वो भी उड़ती है, बट दोनों चीजें डिफरेंट हैं, लेकिन काम क्या है, दोनों उड़ रही हैं। तो ये एकोमोडेशन हो गया। तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल वे में समझाया मैंने। आई होप आपको समझ में जरूर आ रहा होगा कि एसिमुलेशन, सातकरण और समायोजन क्या होता है। जीन पियाजे ने कुछ की टर्म्स की बात की है जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, और इन टर्म्स को मैंने सबसे पहले कवर अप किया है जिससे कि ये वीडियो में आपको कुछ अच्छा मिल सके। तो की टर्म्स की बात करते हैं। की टर्म्स होता क्या है, ऑब्जेक्ट परमानेंस। सबसे पहले बात करते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस। अब परमानेंस का मतलब आप समझ रहे होंगे, कोई भी चीज़ जो स्थायी हो जाए। ऑब्जेक्ट परमानेंस यानी कोई भी चीज़ स्थायी हो जाए, कुछ ऐसी बात कही जा रही है। अब समझते हैं इसमें होता क्या है। इज द अंडरस्टैंडिंग दैट ऑब्जेक्ट कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इवन व्हेन दे कैन नॉट बी ऑब्जर्व। इसका मतलब ये हुआ कि एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए जब कोई बच्चा सपोज वहां पर क्या कर रहा है, मैं टॉय के साथ खेल रहा है। अब आपने उसे एक न्यू बॉल ला के दे दी और वो उसके साथ खेलना शुरू कर देता है। फिर कुछ समय बाद आप उससे वो बॉल ले लेते हैं और खेलता रहता है जो अपने पहले वाले खिलौनों से खेल रहा था। लेकिन अब एक कंडीशन तो ये हो गई कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका मतलब कि जो ऑब्जेक्ट परमानेंट था उसमें हुआ नहीं, उसके दिमाग में जो बॉल थी उसका कोई चित्र या उसकी कोई भी स्मृति परमानेंट नहीं बनी, उसको वो क्या हुआ, स्थायित्व नहीं मिला। अब एक दूसरी कंडीशन में देखते हैं, एक बच्चा और है, वो भी अपने टॉय से खेल रहा है और उसको आपने बॉल दी, वो खेल रहा था और उसके बाद आपने उससे बॉल फिर ले ली, तो वो क्या रोने लगा कि नहीं मैं तो उसी बॉल से खेलूंगा। तो क्या हुआ कि जब आपने बॉल हटा दी फिर भी वो उसी बॉल को मांग रहा है उन टॉय को छोड़ के। तो इसका मतलब हो गया कि ऑब्जेक्ट परमानेंस उस बच्चे में हो चुका है, यानी जो बॉल का चित्र है या जो बॉल की स्मृति है वो उस बच्चे में दिमाग में बैठ चुकी है, यानी ऑब्जेक्ट परमानेंस इसे कहते हैं। दूसरी बात ईगोसेंट्रिक। ईगोसेंट्रिक में क्या होता है, थिंकिंग ओनली ऑफ वन सेल्फ विदाउट रिगार्ड फॉर द फीलिंग और डिजायर ऑफ अदर्स। सिंपल सी बात है कि ईगोसेंट्रिक का मतलब यहाँ पर है कि बच्चा छोटा होता है तो उसमें क्या होता है, सिर्फ मैं वाली बात होती है कि मुझे चाहिए, बाकी मुझे इससे परवाह नहीं है कि किसको मिले या ना मिले। छोटे में बच्चे क्या करते हैं कि अगर बच्चा कोई चीज़ खा रहा है तो वो क्या करेगा, पूरा पैकेट लेके खाता रहेगा, आप उससे मांगोगे नहीं देगा, क्योंकि उस समय उसे ये केयर नहीं होती कि भाई इसकी फीलिंग की, किसी की इच्छा की कोई परवाह नहीं होती, वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। इसे हम ईगोसेंट्रिक कह रहे हैं। अब कंजर्वेशन की बात करते हैं। कंजर्वेशन क्या है? कंजर्वेशन इज द अंडरस्टैंडिंग दैट समथिंग स्टे द सेम इन क्वांटिटी इवन थॉट इट अपीयरेंस चेंज। तो यहाँ पर एक डायग्राम देख रहे हैं आप, बच्चा है, एक में 2 गिलास लिए हैं। सबसे पहले दोनों में जो वाटर की क्वांटिटी है सेम है, यानी सिमिलर है। नेक्स्ट में क्या करा, एक बड़े से जार में उसी जो दोनों गिलास में जो पानी था, एक गिलास का पानी उस जार में कर दिया, वो पतला था और उसमें वो पानी उस गिलास के अपेक्षा ज्यादा लग रहा है। लास्ट में हमने देखा कि जो पानी था दोनों की क्वांटिटी सेम है, लेकिन जो उसका अपीयरेंस है वो चेंज हो गया। अब बच्चे से पूछा गया कि भाई कौन से गिलास का पानी ज्यादा है, तो उसने बताया कि भाई जो पतला वाला है जिसमें पानी ज्यादा दिख रहा है, लंबा दिख रहा है, वो पानी जो है ज्यादा है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि कंजर्वेशन जो बच्चा होता है उसमें ये थिंकिंग होती है कि जो क्वांटिटी तो बराबर है, लेकिन जो अपेयरेंस में ज्यादा दिखता है, कोई भी ऑब्जेक्ट है अपेयरेंस में ज्यादा दिख रहा है तो वो उसे ज्यादा मानता है, ना कि वो ये जानेगा कि भाई ये दोनों क्वांटिटी सेम है, उसमें इतनी समझ नहीं होती है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, कंजर्वेशन कहते हैं। अब रिवर्सिबिलिटी का मतलब क्या है, द अंडरस्टैंडिंग दैट नंबर्स एंड ऑब्जेक्ट कैन चेंज एंड देन रिटर्न टू देयर ओरिजिनल स्टेज। बात वही है कि अगर हमने जैसे कि इसमें लंबे से जार में कर दिया है और एक गिलास में था पानी, हम इसे पुनः दोनों गिलास में पानी कर दें तो सेम क्या होगा, सेम ओरिजिनल अपने अवस्था में पानी को हम कर देंगे, बच्चा फिर से वही बोलेगा कि दोनों में सेम है। लेकिन जैसे हम चेंज करेंगे, उसमें लंबे वाले जार में डाल देंगे पानी, तो वो उसे लगेगा कि नहीं अब इस वाले गिलास में, इस वाले जार में ज्यादा है पानी अपेक्षा गिलास के। तो यहाँ पर रिवर्सिबिलिटी का मतलब ये होता है। अब डिसेंट्रेशन क्या होता है, अपोजिट ऑफ centration is when a person is paying attention to multiple aspects of a situation and it is called decentration। decentration का मतलब ये होता है कि जब बच्चा छोटा होता है तो वास्तविकता से उसका कोई भी रिलेशन नहीं होता है, वो उस समय कोई भी वास्तविकता के बारे में नहीं सोचता है। जैसे हम जब छोटे होते हैं तो हम क्या कहते हैं कि भाई मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, क्योंकि उस समय हम नहीं जानते कि डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए कितनी मेहनत करनी होती है या क्या क्या करना होता है। अब जैसे जैसे हम बड़े होते चले जाते हैं हमें एक्चुअली में पता लगता है कि भाई मुझे डॉक्टर बनना है तो मुझे क्या करना है, कैसे पढ़ाई करनी है, क्या स्ट्रेटजी अपनानी है। तो वास्तविकता हमें विकेंद्रीकरण, यानी इसका मतलब होता है विकेंद्रीकरण, वास्तविकता हमें पता लगती है जब हम मैच्योर होते चले जाते हैं, लेकिन जब छोटा बच्चा होता है उसमें ये नहीं होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बच्चे में डिसेंट्रेशन का अभाव होता है, यानी उसमें डिसेंट्रेशन नहीं होता है। तो ये जो पांचों के पांच मैंने पॉइंट लिए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, समझ चुके होंगे आई होप। और नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगा इसके स्टेज की, जो जीन पियाजे ने दिए हैं स्टेज, 4 स्टेज हैं उनके बारे में। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Thank you for watching my channel and please like, subscribe and share.